नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज का जो टॉपिक है जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो है प्रवाहिका, जिसे डिसेंट्री कहते हैं। और अभी जो सीज़न है, जो बारिश का सीज़न है, इसमें ये ज़्यादा पाया जाता है। इसमें पेचिस भी कहते हैं, कोई लोग इसको पेचिस सा होना या पेचिस आना, या फिर प्रवाहिका कहते हैं, या फिर जीर्ण प्रवाहिका, या फिर डिसेंट्री। डिसेंट्री के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। बैसिलर डिसेंट्री, शीगेलोसिस करके रहता है, शीगेला करके एक है। और दूसरा है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, शीगेलोसिस कहते हैं उसको, या फिर बैसिलर डिसेंट्री। दूसरा है अमीबिक डिसेंट्री, जो अमीबा के कारण होता है। कई अगर बारिश का जो जिसमें इन्फेक्ट होता है, जो वाटर है वो इन्फेक्ट होता है अमीबा का, और फिर वो पेट में जाना। अगर दूषित पानी अगर पी लिया तो वो पेट में जाना, किसी तालाब का पानी, या फिर जो छोटे मोटे जो नदियाँ रहते हैं, या फिर कुछ जलाशय रहते हैं जिनका डायरेक्टली पानी पिया जाता है। ये बारिश के सीज़न में ज़्यादा होता है कि उसको फिर बिना उबाले या उसमें कुछ प्यूरीफायर ना डालने के ऐसे ही उसको पी लिए डायरेक्टली, तो उसके कारण से ये एक तो अमीबियोसिस और दूसरा फिर शीगेलोसिस, ये दो होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये दोनों तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गए। तो इसका जो वर्णन है आयुर्वेद में प्रवाहिका के नाम से आया है। ये डिसेंट्री का वर्णन जो है प्रवाहिका करके आया है। और प्रवाहिका में वही है कि प्रवाहतो बहुशो अल्पमलाक्तम प्रवाहिकाम ताम प्रवदंती तज्ञा, इस तरह का ये इसका श्लोक है। तो इनको जो मोशन है वो मॉर्निंग में ज़्यादा होते हैं अमीबियोसिस में, लगभग 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार इस तरह से ये मोशन होते हैं। इनको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है। ये जो डिसीज़ के जो भी वुमेन या मेन कोई भी रहे डिसीज़ में जो रोगी रहे, उनको फिर प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है और मल जो है वो कम आता है। इसलिए प्रवाहतो बहुशो अल्पमलाक्तम, इस तरह से इसका वर्णन आयुर्वेद में आया गया है। तो ये समझना चाहिए ये डिसीज़ के बारे में। इसमें फिर स्टूल का एग्जामिनेशन भी करते हैं। अगर स्टूल का एग्जामिनेशन किए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किए, तो उसमें फिर शीगेला या फिर अमीबा वो दिखाई देता है। तो पैथोलॉजी में स्टूल का एग्जामिनेशन करके भी ये किया जा सकता है। अमीबिया के बहुत सारे अलग अलग आगे चल के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसीलिए इसको जो है शुरुआत की कंडीशन में भी अगर रोका जाए, शुरुआत में जब आपको ये सभी सिम्टम्स दिखते हैं तो या इसको रोका जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर ये आगे आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। जो आपकी जो इंटेस्टिनल जो ट्रैक है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है जो, तो इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इसका ज़्यादा रहता है, प्रकोप ज़्यादा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कृमि भी इसका कुछ एक रीज़न ही कह सकते हैं हम आगे चल के। और फिर जो इंटेस्टाइन की जो लुमेन रहती है, लुमेन के अंदर या अगर इंटेस्टाइन अगर रहा तो उसकी जो लुमेन है उसके अंदर भी ये जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटेस्टाइन में रहेगा, ये लुमेन के आर पार भी जाके अपना फिर जो डिसीज जो है वो फैलाता है। किसी जो रुग्ण है, पेशेंट है, इसमें फिर लिवर में भी ये जाता है। जो अमीबिक जिसको कहते हैं कि लिवर, अमीबिक लिवर हो जाना, जिसमें फिर कुछ पैचेस बन जाते हैं, कुछ अंदर कुछ कैविटी फॉर्म हो जाती है, जिसको कहते हैं अमीबिक लिवर एब्सेस, इस तरह का मेडिकल टर्म है। तो अंदर एक अलग सा कुछ पार्ट ले लेते हैं लीवर का, और उसमें फिर पस फॉर्म हो जाना, या फिर उसमें कुछ लिक्विड अलग से फॉर्म हो जाना लीवर में। तो ये भी कंडीशन आगे पाई जाती है। तो इस तरह से इसके अलग अलग कॉम्प्लिकेशन है। कुछ पेशेंट में क्रॉन्स डिसीज़ करके आता है, या फिर जिसको कहते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो नीचे वाला जो भाग है उसका सिग्मोइड कोलन का भाग है, या लार्ज इंटेस्टाइन का जो भाग है, एनस के ऊपर में जो रहता है लार्ज इंटेस्टाइन जो है। अगर हम इसका अगर डिवाइडेशन अगर कहेंगे तो असेंडिंग कोलन, ये जो है असेंडिंग कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन और ये ट्रांसवर्स कोलन। और ये जो राइट साइड में जो नीचे में रहता है लेफ्ट राइट, ये तो मेरा राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया।
तो लेफ़्ट साइड में जो नीचे में जो है इलियाक रीजन है, तो उस साइड में वहाँ पे सिग्मॉइड कोलन आता है। तो सिग्मॉइड कोलन में कहीं कहीं पे अलग से व्रण हो जाना, तो उसके कारण फिर किसी किसी पेशेंट में ब्लीडिंग आती है, तो वो कोलाइटिस के इसमें जाता है। फिर क्रॉन्स डिसीज़ कहते हैं या कोलाइटिस कहते हैं, जिसमें रेक्टल ब्लीडिंग पाया जाता है या स्टूल के साथ में ब्लीडिंग आना या फिर स्टूल को लग के ब्लीडिंग आना, उस तरह से ये आगे सिम्टम्स उसके पाए जाते हैं। तो ये उससे कॉम्प्लिकेशन में आते हैं अगर अमीबियोसिस आपने अगर पहले से अगर इसको ठीक नहीं किया है। इसका अगर आप ट्रीटमेंट शुरुआत में ही ना करते हैं, अगर इसको बहुत सालों से आपके शरीर में अगर डिसीज़ रहता है तो तब ये आपके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। शुरुआत के दौर में कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। अगर आप इसको तुरंत कवर कर ले, कंट्रोल कर ले, ठीक कर ले इसको, जैसा कि मैंने कहा कि दूषित जल से हो रहा है, ये वाटर बॉर्न डिसीज़ ये है, तो दूषित जल के कारण में। और इसका अगर कहेंगे तो किसी को मावा गुटखा खाने का है या पान खाने का जो रहता है वो ज़्यादा उनकी व्यसन ही कहेंगे उसको, एक एडिक्शन ही हो जाता है कि पान रोज़ाना खाना या फिर गुटखा रोज़ाना खाना। तो ये जो पान खाना जो रहता है वो भी अवॉइड करना है इसमें, ये मैं अवॉइड में बताऊंगा, क्योंकि पानों का जो है एक्वेटिक प्लांट है। पान जो है आपका बिटल जो पान जो कहते हैं हम, तो पान जो है वो एक्वेटिक है, वहाँ से ही वो कहीं ना कहीं तो भी तालाब के आगे पीछे वो लगा हुआ रहता है। पान के जो लता करके आती है तो वो वहीं पे लगती है, तो वहाँ से उसको लेते हैं पान वाले, तो उसको कहीं ना कहीं तो भी वो लगा हुआ रहता है, अमीबा जो है वो लगा हुआ रहता है, और उसके कारण भी वो शरीर में जाके फिर अमीबियोसिस करेगा। तो ये भी नहीं, आपको अवॉइड करना है, पान खाना भी अवॉइड करना है। और दूसरी जो जल है, बाहर का जल पीना, किसी होटल का जल पीना, कहीं कहीं पे वो धोते नहीं है उसको, जो बर्तन है जहाँ पे वो कहीं ना कहीं तो भी स्टोरेज करके रखते हैं वाटर को, वो साफ़ नहीं रहता है किसी किसी होटल में, और वही अगर आपने पानी पी लिया तो वो भी एक रीज़निंग हो सकता है इसका आपके शरीर में जाने का, अमीबिया का। तो ये सभी चीज़ें जो है आपको समझनी है कि ये डिसीज़ किस तरह फैलता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, और इसके फिर क्या सिम्टम्स रहते हैं। किसी किसी में जो है स्टूल का जो है, स्टूल कहीं ना कहीं चिकटापन रहता है, उसमें रहता है, या फिर कहीं फेस उसके साथ में आता है, चिकटापन रहता है, तो इस तरह से वो स्टूल रहता है। कभी स्टूल अच्छा फॉर्म होके आता है, किसी किसी पेशेंट में अच्छा फॉर्म नहीं होता है, तो ये भी रहता है। कफज अतिसार में कुछ लक्षण और इसके लक्षण एक काफ़ी मिलते जुलते आते हैं। तो ये जो सब चीज़ें है ये आपको समझनी है प्रवाहिका में, कि ये अगर मुझे सभी लक्षण है तो तुरंत किसी आपके नज़दीक में जो भी फिजिशियन है आयुर्वेद में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास जाके आप उनके सलाह से आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के बहुत सारे प्रकार है, पंचकर्म का भी इसमें आता है, रोल है, पिच्छा बस्ती करके आता है, जिसमें मोचरस का यूज़ करते हैं। शालमली का जो है, शालमली का जो पत्तों के जो पीछे वाला जो पार्ट है उसको यूज़ करते हैं शालमली के, तो वो भी यूज़ करते हैं शालमली को। मोचरस को यूज़ करते हैं इसमें, जो पिच्छा बस्ती है जो बनाते हैं, बस्ती मीन्स एनिमा है, दवाई का जो एनिमा है वो लगाते हैं, तो वो चलाते हैं इसमें पिच्छा बस्ती को। फिर कुटज करके एक प्लांट है, इसका जो लैटिन नेम है होलाराइना एंटी डिसेंट्री का, वो भी इसमें यूज़ करते हैं। बेल अगर आपने सुना होगा तो बेल को भी यूज़ करते हैं। इस तरह के जो प्लांट है इसको यूज़ आते हैं। कुछ परपटी करके आता है, जैसे पंचामृत परपटी है, बोल परपटी आती है। तो अगर खूनी अगर आ रहा है आपका जो स्टूल है उसमें खून अगर आ रहा है तो बोल परपटी आपका, अगर लीन एंड थिन आप बनते जा रहे हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता है, तो ये जो वेट है ये कम हो जाता है इसमें, तो फिर इसमें फिर रस परपटी यूज़ करते हैं। तो परपटी मीन्स ये कज्जली कल्पना है, ये परपटी पर गंधक जो है, सल्फर या गंधक कहेंगे, और फिर पारद जो है, गंधक और पारद को मिक्स करके आदमी उसमें कुछ अलग अलग दवाइयाँ ऐड करते हैं। तो स्वर्ण परपटी है, ताम्र परपटी है। तो वो पेशेंट की कंडीशन क्या है, उनका क्या डिसीज़ बना हुआ है, किस तरह का डिसीज़ है, उसके हिसाब से इसको चलाते हैं। फिर अगर आपको लिवर का अगर कुछ है तो फिर उसको ड्रेन करना पड़ता है, लिवर एब्सेस को ड्रेन करना पड़ता है।
उसका जो चॉकलेट कलर का या डार्क कलर का उसमें से पस निकलता है, वो ड्रेन करना पड़ता है। और फिर उसकी भी कुछ दवाई चलाते हैं। कुछ भूमि अमल की हुआ, पुनर्नवा हुआ, कालमेघ हुआ, तो इस तरह की जो दवाइयाँ है, या फिर माका हुआ, भृंगराज माका, इसको ऐड करवाते हैं। अगर आपका लीवर में कुछ अगर इन्फेक्शन इसका ट्रांसफ़र हुआ हो, तो अगर आंतड़ों में है तो फिर इसमें ये जो मैंने आपको दवाई बताई इसको चलाते हैं। बस्ती अगर चला के आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, बस्ती पंचकर्मा का ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, तो काफ़ी रिज़ल्ट इसमें अच्छा पाया जाता है। सिर्फ यही है कि आपको आपके जो नज़दीक के जो फिजिशियन आपको जो सलाह देंगे उस तरह से चलाना है। कुछ ट्रीटमेंट लॉन्ग चल सकती है इसमें, लेकिन रिज़ल्ट इसके अच्छे आते हैं। और ये आपका जो डिसीज़ है ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है अगर आप टोटली डॉक्टर्स की जो है आपकी सलाह लेंगे प्रॉपर वे से। वो आपको कुछ पत्ते बताएंगे कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। जल का जो पीने का बताया, जो पान खाने का बताया मैंने, तो इस तरह के अगर आप बातें अवॉइड करते हैं तो आपका जो डिसीज़ है वो वैसे ही कम हो जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य, बहुत बार वही चिड़चिड़ापन हो जाता है कि बार बार लैट्रिन को जा रहे हैं, आपको किसी वर्क में जाना है, लेकिन आपको लैट्रिन का इधर सवेरे 3 बार 4 बार, किसी में 6 बार 10 बार भी जाना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो डिसीज़ है वो किस तरह का है। आपको कोलाइटिस अगर हुआ है तो वो किस तरह का है, ज़्यादा उसमें व्रण तो नहीं है। तो जहाँ जब इरिटेशन होगा तो फिर वो मोशन होगा, आपको मोशन के लिए जाना पड़ेगा। वहाँ के अगर व्रण अगर बना हुआ है तो ये सभी चीज़ें देख के ट्रीटमेंट का पार्ट चलाते हैं। बस्ती का पार्ट है जो रोज़ाना आप अगर घर पे भी लेते हैं तो भी अच्छा है। उसमें फिर मोचरस अगर डाल दिए, कुछ और भी दवाइयाँ रहती है शालमली जैसा, कुछ इसमें प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट रहता है तो वो भी उसमें ऐड करते हैं। ये सभी चीज़ें ऐड करके ये ट्रीटमेंट का पार्ट बनता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी इसमें फिर कुछ जो दवाइयाँ है, शंखपुष्पी जैसा है, जटामासी है, ब्राह्मी है, ये भी इसमें ऐड करना पड़ता है कि आपका जो जिसे कहते हैं कि IBS अगर नाम सुना होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें थोड़ा मानसिक रहता है, ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। तो उसी तरह से फिर प्रवाहिका में भी आपको कई ज़्यादा प्रेशर आ गया, टेंशन आ गया, स्ट्रेस फैक्टर आ गया, तो ये भी थोड़ा बहुत आपका गड़बड़ डिस्टर्ब हो जाता है कि आपको मोशन ज़्यादा होना पड़ता है। तो ये सभी एड्रिनल ग्लैंड और जो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उसका जो हाइपर हो जाना, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो हाइपर हो जाना, एड्रिनलिन उसमें ज़्यादा सीक्रेट हो जाना, और फिर ये आपको मोशन के लिए ज़्यादा जाना पड़ना या फिर पेशाब के लिए ज़्यादा जाना पड़ना। तो ये सब जिसे कहते हैं कि हार्मोनल जो चेंजेस हो जाते हैं स्ट्रेस के वक्त में, जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में है, कहीं आपको बहुत फास्ट में कहीं जाना है, टेंशन का आपको अगर कोई विषय बना हुआ है आपके शरीर में, तो वो फिर आपके हेल्थ पे असर डालते हैं और उस तरह से फिर और इस डिसीज़ का जो है वो सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो IBS अलग चीज़ है, इसको आप एक साथ नहीं मिलाना है। IBS अलग चीज़ है, जो डिसेंट्री है वो अलग चीज़ है, बैसिलरी डिसेंट्री अलग चीज़ है, एमीबिक डिसेंट्री अलग चीज़ है, कफज अतिसार अलग चीज़ है। ये सब अलग अलग अपनी चीज़ें हैं, ये एक साथ ना जोड़े, इसको अलग से ही रखना है, अलग रखना है इसको। आपको इसको तक्र पानी इसमें कर सकते हैं, अगर तक्र का अगर रखते हैं आप तो खाने के साथ में या बाद में तक्र का पान कर सकते हैं। वो भी ताज़े तक्र का है, ऐसा कुछ दिनों से आपके घर में है तो वो तक्र नहीं है इसमें। जो फ्रेश बना हुआ तक्र है, छाछ है, वो आप पी सकते हैं इसमें। उसमें कुछ धनिया डाल दिए, जीरा डाल दिया, धान्यक कहते हैं धनिया को, धान्यक, जीरा, सौंफ है, ये तरह ये कुछ सेंधो नमक है, इसको डाल के आप ले सकते हैं तक्र के साथ में। ये आपको पत्ते में आता है, ये ले सकते हैं इसको। लेकिन बाकी जो दूध की बनाई चीज़ें हैं या फिर कुछ जिसको गुरु पदार्थ कहते हैं हम, जो आयुर्वेद में वर्ड आता है इसका गुरु पदार्थ। गुरु मीन्स पचने में जड़ हो जाना जो पदार्थ है, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है इसमें। जैसे दूध की कुछ चीज़ें बनाई है, मिठाई है कुछ दूध वाली, तो वो बंद करना है इसमें। सादा सिंपल इसमें आप डाइट ले सकते हैं। मूंग की दाल है, पुराने चावल है, पुराने चावल उसका आपने उसको ले सकते हैं आप, पुराने चावल को। गेहूँ की रोटी है, ज्वार की रोटी है, ये ले सकते हैं। लेकिन
जो गुरु पदार्थ है, जो पचने में जड़ पदार्थ है, उसको आपको नहीं लेना है, उसको अवॉइड करना है। ये सभी चीज़ें अब आप साथ में चलाते हैं, पथ्य को भी ध्यान में रखते हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना वो आपको ध्यान में रखते हैं। आपके मेंटल स्ट्रेस को आप शांत करते हैं, प्राणायाम का थोड़ा इसमें ऐड करते हैं। मॉर्निंग में अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिए, कुछ घूम लिए, कहीं एक पैटर्न आपने बना लिए, 1-2 किलोमीटर जाना, 1-2 किलोमीटर वापस आना, इस तरह का पैटर्न बना लिए। और फिर दवाई में भी दोनों भी है, शमन भी है, शोधन भी है। शमन में जो मैंने आपको जो मेडिसिन अभी तक बताई उस तरह की मेडिसिन, और शोधन में फिर पिच्चाबस्ती का उपयोग। तो ये आपको चलाना है। इसमें एक एडिक्शन मेरे दिमाग में आता है कि चाय का ज़्यादा पीना, ये आपको अवॉइड करना है। चाय का पीना जितना आप 2 टाइम, मैक्सिमम 2 टाइम, मॉर्निंग में थोड़ा बहुत ले लिए, इवनिंग में थोड़ा बहुत ले लिए, अगर आपको लेना है तो वो थोड़ा बहुत आपको हो सकता है। लेकिन चाय भी मैं आपको अवॉइड बताऊंगी कि चाय भी नहीं। किसी किसी को आदत हो जाती है कि दिन में 6 बार 7 बार चाय पीने वाले हमने पेशेंट देखे, मरीज़ देखे, तो उसमें फिर वो ये जो तकलीफ़ जो है डिसेंट्री की, ये बढ़ जाती है। तो ये आपको अवॉइड करना है चाय वाला विषय। अगर आप ज़्यादा चाय पीने वाले हैं तो ये बैठने वाला डिसीज़ नहीं है फिर तो, ये तो आपके लॉन्ग लाइफ चलते रहेगा, जब तक सांस है आपकी तब तक चलते रहेगा। इसलिए चाय का भी अवॉइड करना है। चाय ज़्यादा नहीं है, एक सिंगल टाइम थोड़ा बहुत पी लिए तो पी लेना, तो वो भी नहीं लेना है। आप छाछ ले सकते हैं, दूध की चीज़ें भी पूरी बंद है इसमें, छाछ ले सकते हैं। और जो सादा सिंपल जो भोजन है उसको आप लेना है, वो भी टाइम पे लेना है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी ले लिया टाइम, कभी 12 बजे, कहीं 2, कभी 3, ऐसा नहीं है। आपका जो टाइम है फिक्स करना है। ये कहीं ना कहीं तो भी आपके जो इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये डिस्टर्ब हो गया है आपका। अमीबियोसिस का मीनिंग है कि ये डिस्टर्ब हो गया, ये आपका नॉर्मल रेंज में नहीं है, नॉर्मल वे में ये काम नहीं है इसका। इसीलिए आपको डाइट मेंटेन करना है। एक जो फिक्स आपका टाइम है, जो ब्रेकफास्ट का टाइम है 9 बजे का, लंच का टाइम है 1 बजे का, इवनिंग में डिनर आपका जो है 8 बजे का, जो भी टाइम आपका फिक्स है वो फिक्स टाइम रहेगा आपका। तो ये आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा, आपके बल को हेल्प करेगा, नहीं तो आपका बल क्षीण हो जाएगा। आहार रस से आपके धातु बनेंगे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु है। टोटल 7 धातु है। ये 7 ही धातु रहेंगे, उसके 8वां धातु नहीं है, 7 धातु है। ये 7 धातु अगर आपके प्रॉपर रहेंगे तो ही आपका बल अच्छा रहेगा, शारीरिक बल अच्छा रहेगा। तो आपको इसमें थोड़ा क्योंकि ये कोष्ठक के रिलेटेड डिसीज़ है, एलिमेंट्री कैनल के रिलेटेड डिसीज़ है, इस कारण से आपका जो बल जो है, न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर नहीं होता है इसमें न्यूट्रिशन कम हो जाता है। इसीलिए लैट्रिन के बाद में बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि उनको काफ मसल और थाई मसल में पेन होता है। ऐसा लगता है कुछ ऐसा दर्द ज़्यादा हो रहा है उसमें, कुछ उसमें कमजोरी आई है, पैरों में दर्द हो रहा है, इस तरह के इसमें लैट्रिन के बाद में बताते हैं। अगर ध्यान से अगर इन पेशेंट को अगर सुने तो इसमें ये पेशेंट यही कंप्लेंट देते हैं कि सर मुझे लैट्रिन के बाद में दर्द महसूस होता है पैरों में, उसमें भी काफ मसल और थाई मसल में। जोड़ों में बाद में दर्द होता है, फिर जोड़ों का जो है तो वो अलग का विषय है, कुछ सालों बाद में जोड़ों का दर्द इसमें ऐड हो जाता है। लेकिन काफ मसल और थाई मसल में पेन हो जाना, ये प्रवाहिका में एक और सिम्टम्स जुड़ जाता है। तो ये सभी जो चीज़ है, ये अगर आप इससे समझेंगे और तो आप इसको इजीली इसको पार कर सकेंगे, इस डिसीज़ को आप टोटली निकाल सकेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने नज़दीक में जो भी है आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है, उनके पास जाके उनकी सलाह से आप दवाई को शुरू कर सकते हैं और ये इस डिसीज़ से आप राहत पा सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्त लोगों में ये डिसीज़ हर तरफ है, इसको सिर्फ हम टालते जा रहे हैं। कोई लोग है कि 3 बार तो जा रहे हैं मॉर्निंग में, 4 बार तो जा रहे हैं मॉर्निंग में, तो वो अपनी वो हैबिट बना लेते हैं उसको, 4 बार जाना, 3 बार जाना। ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल सिर्फ सिंगल मॉर्निंग, ये नॉर्मल कह सकता हूँ मैं, अगर मेडिकल व्यू से इसको पूछा जाए तो। बाद में अगर 4 बार, 5 बार, 6 बार जा रहे हैं तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है, आपको ये दिखाना है। तो आपके नज़दीक में इसके पेशेंट मिलते ही मिलते हैं, इसीलिए आप तुरंत जाके इसकी ट्रीटमेंट करवा लीजिए। और मेरा जो चैनल है, आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ अगर क्वेश्चनिंग है, इसके बारे में क्वेश्चनिंग है तो आप इसको पूछ सकते हैं।
बाकी बहुत सारे लोग अलग अलग कमेंट्स करते हैं, कोई कहता है कि गंजापन है या ऐसा है, वो विषय अलग है। आप मेरा जो डिसीज़ है वो सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ वो जो है वो चीज़ें लगभग 10 साल की पढ़ाई और 10 साल की प्रैक्टिस के बाद मैं ये आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अभी पढ़ाई हो गई है, कुछ छोटा मोटा बुक पढ़ लिए एक आधा बस स्टैंड के ऊपर या फिर रेलवे स्टेशन के ऊपर और मैं आपको बताने लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है विषय। ये आयुर्वेद की यूजी की डिग्री, आयुर्वेद की पीजी की डिग्री, वो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसको मेरिट के द्वारा ली गई डिग्री है, जिसमें स्टाइपेंड आता है। अभी उसमें स्टाइपेंड सीट है वो पीजी की डिग्री मेरी जो रही हुई है। और उसके बाद में फिर जो प्रैक्टिशनर उनके पास जाके ये सीखा गया है क्या, और जिसे कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान जिसे पाना है वो भी रहता है। और 3 साल की जो पीजी की डिग्री रहती है उसमें टोटली वर्क रहता है, ऐसा नहीं कि घर बैठे डिग्री या लाई है, ऐसा नहीं है। और उसके बाद में 10 साल की कंप्लीट आयुर्वेद प्रैक्टिस, उसमें कोई मिलावट का विषय नहीं है कि इसको ये मिला दे वो मिला दे, कुछ एलोपैथी का मिला दे कुछ होम्योपैथी का मिला दे, ये नहीं है। सिर्फ आयुर्वेद की प्रैक्टिस, उसके बाद में मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ वर्क। तो आपको फोकस रखना है कि मैं जो बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है, और जो आपके नज़दीक के जो भी पेशेंट है या आपके कोई रिश्तेदार है, आपके फ्रेंड सर्कल है, उनको ये शेयर करना है कि अगर आप डिसेंट्री से अगर आप बीमार है, डिसेंट्री की आप शिकार हो गए हैं, तो आपको तुरंत इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको एक्चुअल जो नॉलेज है मैं दे सकूँगा। ऐसा नहीं कि कोई एक आधा पत्ता उठा लिया कोई प्लांट का और बता दिए ये पत्ता ये खाओ आप और इसको तुरंत लाभ मिलेगा, ये नहीं है। वो चीज़ें अलग हो जाती है, आयुर्वेद ही नहीं है वो तो फिर नुस्खा हो गया, किसी ने कुछ एक आधा परदादा ने बता दिया एक आधा प्लांट का बारे में और ये खा लिया और इसको आराम मिल गया। नुस्खे वाला विषय नहीं है, ये ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो मैं ट्रीटमेंट आपको शेयर करता हूँ, कभी भी कोई नुस्खा शेयर नहीं करता हूँ, वो फिर बिना डिग्री वाला विषय हो गया। फिर तो नुस्खा किसी ने बता दिया एक आधा प्लांट एक आधा चूरन, वो सिंगल है विषय है, वो तो किसी दिमाग में आ गया, मूर्ख जो है उसके दिमाग में आ गया बता दिए। मेरा जो रहता है वो टोटली ग्रंथों से लिया गया, जो आयुर्वेद के शास्त्र में बताया गया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय जो है, अलग अलग निघंटु आते हैं जिसमें ये प्लांट के बारे में बताया गया है। कुटज किस तरह से कार्य करता है, बिल्व किस तरह से कार्य करता है, कौन सा बिल्व लेना चाहिए, बाला बिल्व को ज़्यादा लेते हैं, उसमें बेल का मगज जो है उसको लेते हैं इस डिसीज़ में। तो ये हमारी स्टडी है, ये कोई ऐसा नहीं कि कहीं पे एक आधा की किताब पढ़ ली और हो गया मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं है। ये पूरे शास्त्रों के हिसाब से मैं जा रहा हूँ, जिससे मैंने खुद रिज़ल्ट पाए हैं और मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए आप इसको, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको ये कोई डिसीज़ अगर ओरिएंटेड है तो इसको कमेंट्स में लिखिए, ताकि मैं इसको प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट का कुछ अगर रहा तो मैं आपको बता सकूं। नहीं तो आप अपने नज़दीक के प्रैक्टिशनर के पास में ही ट्रीटमेंट करवाना है। सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, खुद से ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करनी है। सिर्फ आपका नॉलेज गेन हो, आपको सभी चीज़ें पता रहे कि मुझे वाकई में ये मैं नॉर्मल हूँ, 5-6 बार जाना मॉर्निंग में, या कोई डिसीज़ है, ये आपको समझ में आए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, जय हिंद, जय आयुर्वेद।